जय हिंद। मैं नीतीश कुमार आपका दोस्त जिला बेतिया बिहार से। देखिए आज हम ये पढ़ेंगे 10 का फिजिक्स है। वक्रता त्रिज्या एवं फोकस दूरी में संबंध। गोलीय दर्पण के वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच में जो संबंध होता है उसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे मान लीजिए यहाँ लिख रहे हैं, मान लीजिए आपका टॉपिक हो गया दर्पण गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध। देखिए गोलीय दर्पण के फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है और कैसे उसको निकालते हैं। देखिए गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध को समझने से पहले हम समझेंगे फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं, फोकस दूरी को F से सूचित करते हैं और वक्रता त्रिज्या को R से सूचित करते हैं। सिद्ध करने के बाद, परिकल्पना करने के बाद इनके सूत्रों को इसका मान आता है F = R/2। ये तो डायरेक्टली जान गए, लेकिन डायरेक्टली नहीं जानना, हमको यहाँ जानना है कि आखिर में आता कैसे है। ठीक है, तो F = R/2 हम ये गोलीय दर्पण में जानेंगे कि कैसे आता है। देखिए हम एक फिगर के माध्यम से इसको सिद्ध करेंगे और अवतल दर्पण से हम पहले इसको सिद्ध करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए अवतल दर्पण मैं बना देता हूं। जैसे मान लीजिए मैं एक अवतल दर्पण बना देता हूं। अवतल दर्पण बना दिया। देखिए सर अवतल दर्पण, अरे अवतल दर्पण उसे ही न कहते हैं वैसे गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी पृष्ठ कलई किया गया हो अवतल दर्पण कहलाता है, अथवा वैसे गोलीय दर्पण जिसकी बाहरी पृष्ठ कलई किया गया हो तथा अंदर का भाग धंसा हुआ हो गोलीय दर्पण कहलाता है। अब देखिए गोलीय दर्पण में हम मुख्य अक्ष खींच देते हैं, मुख्य अक्ष को P से डिनोट कर देते हैं। इस दर्पण का नाम Mn ले लेते हैं। मान लीजिए कि Mn कोई अवतल दर्पण है जिसका ध्रुव P है और ध्रुव P है और मुख्य अक्ष मैंने खींच दिया और मुख्य अक्ष की लंबाई अनंत होती है, आवश्यकता के अनुसार उससे कितना भी लंबा खींचा जा सकता है। आज समझे? तो मान लीजिए इधर से प्रकाश स्रोत से कोई आपतित किरण आ रही है, तो मान लीजिए यहाँ से मैं आपतित किरण ड्रॉ कर देता हूँ। जैसे मान लीजिए हम यहाँ से आपतित किरण ड्रॉ करूंगा, सुनिए आपको पता नहीं है कि आपतित किरण जब किसी भी दर्पण के चिकनी सतह से टकराती है तो टकराने के बाद परावर्तित होती है। परावर्तित होकर मान लीजिए कि यह मुख्य अक्ष को किसी ना किसी पॉइंट पर तो काटेगी। तो मान लीजिए यह परावर्तित किरण हो गया, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण और मुख्य अक्ष को किसी ना किसी पॉइंट पर काटेगी। तो याद कीजिए फोकस का परिभाषा क्या होता था कि मुख्य किसी भी गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई प्रकाश की आपतित किरणें दर्पण के तल से टकराकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है उसे फोकस बिंदु कहा जाता है। इसलिए यह आपतित किरण आ रही है और गोलीय दर्पण से टकराने के बाद यह परावर्तित किरण मुख्य अक्ष को इस पॉइंट पर काटी, इसलिए इस पॉइंट का नाम हम क्या लेंगे? F लेंगे। आज समझ में? फोकस बिंदु F, फोकस बिंदु की परिभाषा से कि मुख्य अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरण जब दर्पण से टकराती है, टकराने के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है फोकस पॉइंट कहलाता है, फोकस कहलाता है। अब देखिए अवतल दर्पण में काट रही है और उत्तल दर्पण में काटती हुई प्रतीत होती है। उत्तल दर्पण में क्या होती है? मान लीजिए उत्तल दर्पण ले लिया हूं और इसका मुख्य अक्ष हो गया, मान लीजिए P हो गया और P हो गया। तो मान लीजिए इधर से आपतित किरण कोई आएगी तो टकराने के बाद तो यह लौट जाएगी फिर उसी दिशा में, परंतु इस मुख्य अक्ष को हम आवश्यकता के अनुसार बढ़ा लेते हैं, परंतु जो इसका प्रतिबिंब होगा इस
उत्तल दर्पण में इस दर्पण के पीछे बनता है तो ऐसे ऐसे काटती हुई प्रतीत होती है। इसलिए इस परिभाषा में कहा गया कि गोलीय दर्पण में मुख अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें जब दर्पण से टकराकर मुख अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है वो फोकस बिंदु कहलाती है, अर्थात फोकस पॉइंट कहलाता है। तो ये उत्तल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण हो गया। तो मैं अवतल दर्पण में इसको दिखाने की प्रयास करूंगा, इसलिए मैं अवतल दर्पण में यह समझा देना चाहता हूं। अब देखिए, अब नहीं जानते प्रकाश परावर्तन के नियम, जब आपतित किरण आएगी या परावर्तित बन जाएगी तो उसके बीच में एक अभिलंब खींचा जाता है। भैया तो यहाँ पर अभिलंब मैंने खींच दिया, देखिए देख लीजिए, अभिलंब खींच दिया। अब ये अभिलंब मुख अक्ष के वक्रता त्रिज्या से होकर गुजरेगी, तो इस पॉइंट से गुजरी तो इसे सी ले लिया। क्या ले लिया? सी ले लिया। देख लीजिए, अरे आपतित किरण टकराने के बाद परावर्तित किरण हो गई और परावर्तित किरण मुख अक्ष को इस बिंदु पर काटी, इसलिए इसका फोकस बिंदु हो गया और इसके बीच में अभिलंब खींचा जाता है जो वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है। और इस आपतित किरण से आने वाली और अभिलंब के बीच में बनने वाली कोण आपतन कोण आई और परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में बनने वाले कोण आर से सूचित किया जाता है। आई होप ये बात आपको समझ आ गया होगा। तो मान लीजिए ए बी कोई आपतित किरण गई, तो आपतित किरण की लंबाई ए बी ले लेते हैं। क्या लेते हैं? ए बी ले लेते हैं। और सी पी मेरा मुख अक्ष की लंबाई हो गया, मुख अक्ष की क्या हो गई? लंबाई हो गया। अब देखिए, अब पी एफ फोकस दूरी, देखिए पी एफ फोकस दूरी हो गया और पीसी मेरा वक्रता त्रिज्या की क्या हो गई? लंबाई हो गई। तो अगर कहूं, अगर इसी में लिखने का मैं प्रयास करता हूं, आप समझने की कोशिश करेंगे। पीसी मेरा क्या हो जाएगा? पीसी मेरा वक्रता त्रिज्या हो जाएगा। अरे वक्रता त्रिज्या आर हो जाएगा और पीएफ मेरा फोकस दूरी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोकस दूरी। पीसी पी गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या की कुल लंबाई को पीसी बीसी वक्रता त्रिज्या जिसे आर से डिनोट करते हैं, और फोकस बिंदु तथा ध्रुव के बीच की कुल लंबाई को फोकस दूरी जिसे एफ से सूचित किया जाता है। आवश्यकता के अनुसार मैं इस शब्दों का प्रयोग करूंगा। अब देखिए, अब मैं इस डायग्राम में कुछ मैं दिखाना चाहता हूं। अब देखिए, यहाँ पर प्रकाश परावर्तन के नियम फॉलो हो रहा है। तो कोण ए बी सी, देखिए कोण ए बी सी बराबर होंगे कोण सी बी एफ के। कोण सी बी एफ, आई होप लिख लिए होंगे टॉपिक, तो इसलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूं क्योंकि हमें इस स्थान की जरूरत है, इसलिए मैं इसे मिटा दे रहा हूं। और मिटाने के बाद थोड़ा और ऊपर से लिख रहा हूं। देखिए, कोण ए बी सी बराबर होंगे कोण सी बी एफ। कोण सी बी एफ कहेगा ये क्या लिख दिए है बउआ? सुनिए, कोण आई बराबर कोण आर, प्रकाश के परावर्तन से कोण आई बराबर कोण आर, आई बराबर आई का मतलब कोण ए बी सी बराबर आर, कोण आर का मतलब कोण सी बी एफ। तो ये प्रकाश के परावर्तन से, किसके? प्रकाश के परावर्तन नियम से, प्रकाश के परावर्तन नियम है ना, कहता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, इसलिए कोण आई बराबर कोण आर, इसलिए कोण ए बी सी बराबर कोण सी बी एफ। का समझे? इधर देखिए, अब देखिए एक और बात समझिए, ए बी समानांतर सी पी, ए बी समानांतर सी पी कैसे आप नहीं देख रहे हैं कि मुख अक्ष के समानांतर आती हुई आपतित किरणें टकराने के बाद जिस मुख अक्ष के बिंदु पर मिलती हैं या काटती हैं या प्रतीत होती हैं, फोकस बिंदु कहलाता है। तो ऊपरे इसके परिभाषा से सिद्ध हो गया कि ए बी समानांतर सी पी, और जब ए पी समानांतर सी पी, देखिए बीसी इसको काट रही है, जिसमें बीसी काटती है। तो सुनिए, ए बी समानांतर सी पी या बीसी इसको काटती हैं। तो याद कीजिए, नाइन्थ में पढ़े होंगे जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके
क्या होते हैं? एकांतर कोण आपस में बराबर होते हैं। आपको याद नहीं आ रहा है? 9th में याद कीजिए ना, जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं, उसके अंतः एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसीलिए मैं कह सकता हूं कि कोण ए बी सी बराबर होंगे कोण बी सी एफ के। इसलिए मैं यहां लिख रहा हूं कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। आप समझ में? यहां पर लिख देंगे एकांतर कोण। कौन कोण? एकांतर कोण से, एकांतर कोण से कोण ए बी सी बराबर कोण बी सी एफ हो गया। अब हो गया तो देखिएगा बबुआ, इस समीकरण से और इस समीकरण से कुछ आपको दिख रहा है? इस समीकरण में कोण ए बी सी, इस समीकरण में भी कोण ए बी सी। तो जब दो समीकरणों का राइट साइड बराबर हो तो लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक बराबर, और लेफ्ट साइड बराबर हो तो राइट साइड आपस में ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। इसलिए समीकरण 1 और समीकरण 2 से मैं पाया कि कोण एबीसी और कोण एबीसी कॉमन है, इसलिए इसके लेफ्ट साइड इसके राइट साइड भी क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। इसलिए समीकरण 1 और 2 से यहाँ लिख सकते हैं कि समीकरण 1, 2 और यहाँ जगह नहीं है, समझिए थोड़ा जगह नहीं है, इसलिए समीकरण 1 समीकरण 2 से यहाँ लिख दीजिए समीकरण 1 एवं 2 से, और डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ। इसलिए सी बी एफ इक्वल टू कोण बी सी एफ। जरा थोड़ा देखिएगा ये दोनों कोण कहाँ बात कर रहा है, कहाँ है दोनों कोण बात? कोण सी बी एफ कहाँ है जी? कोण सी बी एफ। अगर मतलब है कोण बी सी एफ, कोण बी सी एफ। आए देखिए यह कोण और यह कोण आपस में बराबर है। तो थोड़ा और एक बात हम दिला दूं याद, त्रिभुज सी बी एफ में कोण सी बी एफ बराबर कोण बी सी एफ। तो याद कीजिए, कहेंगे खाली कहते हैं याद कीजिए, तो याद ना कीजिएगा, यहाँ आपको पढ़ाया जाएगा। देखिए क्या पढ़ाया जाएगा, याद कीजिए 9th में पढ़े होंगे रेखागणित में कि जब दो त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं, दो त्रिभुज बोल रहे हैं, जब किसी त्रिभुज के दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसकी सम्मुख भुजा आपस में क्या होती है? बोलिए बोलिए। जब त्रिभुज में दो कोण आपस में बराबर होते हैं तो उसके सम्मुख भुजा ऑटोमेटिक आपस में बराबर हो जाता है। इसलिए त्रिभुज में यह दो कोण, देखिए यह कोण और यह कोण, इसके सम्मुख भुजा आपस में बराबर होंगे। देखिए कोण बी सी एफ के, इस कोण के सम्मुख भुजा बी एफ हुआ और इस कोण के सम्मुख भुजा सी एफ हुआ। इसलिए मैं लिख सकता हूं, यहाँ पर लिख दूंगा, लिख सकता हूं कि सी एफ बराबर, यहाँ लिख सकता हूं कि सी एफ बराबर बी एफ, सी एफ बराबर बी एफ। इस नियम से यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि समान कोण के सम्मुख भुजा आपस में बराबर हो सकते हैं। अरे सी एफ बराबर बी एफ, ब्रैकेटों में लिख लीजिएगा कि समान कोण के सम्मुख भुजा आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हम यहाँ नहीं लिख पाएंगे क्योंकि यहाँ जगह नहीं है। आप समझ में? अब देखिए जब सी एफ बी एफ बराबर हो गया, सी एफ बराबर हो गया बी एफ के, तो थोड़ा मैं एक परिकल्पना करता हूं। क्या परिकल्पना करता हूं? यदि यह बी पॉइंट इस ध्रुव के बहुत करीब होता, अरे यदि यह पॉइंट बी ध्रुव के बहुत ही करीब होता और वक्रता त्रिज्या की लंबाई बहुत ही छोटी होती, तो जानते हो क्या होता? अब मान लीजिए यह पॉइंट इसके पास में होता, कहने का मतलब हुआ यह बी पॉइंट इसके पास में होता, तो ऑटोमेटिक है कि इसके वक्रता त्रिज्या और छोट होती, और यह जो यह लाइन बन रहा है ना, इसमें इतना की दूरी बन रहा है, जब यह पॉइंट यहाँ पर होता इसकी लाइन यहीं पर होता, लगता कि पट हो गया, इसके लाइन के क्या हो गया? पट हो गया। तो वो ऐसा परिकल्पना कर सकता हूँ। यहाँ पर बताने के लिए इतना बड़ा फिगर बनाना पड़ा, और आपतित किरण यहाँ दिखाए गए और आपतित किरण यहीं से गुजार देते और यहाँ पर टकरा कर यहीं से खींच देते, तो देखिए तो इसके बहुत करीब हो जाता, वक्रता त्रिज्या और छोट हो जाता। इसलिए यहाँ मैं परिकल्पना करूंगा कि यदि, यहाँ फिर हम एक स्टेप छोड़ना चाह रहा हूं, यहाँ लिखेंगे यदि बी पॉइंट, यहाँ फिर से स्टेप एक छोड़ना चाहूंगा, बोल दे रहा हूं कि यदि बी पॉइंट ध्रुव के बहुत ही नजदीक होता तथा वक्रता त्रिज्या बहुत ही छोटी होती तो बी पॉइंट तथा पी पॉइंट एक ही होता। समझ में? यहाँ पर से फिर मैं बोल रहा हूं कि यदि बी पॉइंट
बी पॉइंट ध्रुव के बहुत नजदीक होता तथा वक्रता त्रिज्या बहुत छोटी होती तो पॉइंट बी तथा पी एक ही होता। तो देखिए जब पॉइंट बी तथा पॉइंट पी एक ही हो जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लाइन छोड़कर मैं लिख रहा हूं कि पॉइंट बी तथा पॉइंट पी एक ही होता। जब पॉइंट बी तथा पी एक ही होता ना तब बी एफ बराबर पी एफ, बी एफ बराबर पी एफ, तो इसलिए बी एफ बराबर पी एफ हो जाता। इस बी एफ की जो रेखा की लंबाई है ना वो पी एफ के क्या हो जाता, बराबर हो जाता। तो सुनिए तब बबुआ, सी एफ बराबर बी एफ अब बी एफ बराबर सी एफ, तो जब हाई इसके बराबर है, जब ए इसके बराबर तो ए भी इसके बराबर हो सकता है, और ई बराबर है इसके तो ए बराबर हो सकता है इसके। भूल गए, जब राइट साइड बराबर हो तो लेफ्ट साइड बराबर हो जाता है, लेफ्ट साइड बराबर हो तो राइट साइड क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। इसलिए जब सी एफ के बराबर बी एफ और बी एफ बराबर पी एफ, इसलिए सी 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 एफ बराबर पी एफ। यहाँ समझ सकते हैं कि सी एफ बराबर बी एफ के, अब बी एफ बराबर पी एफ के, इसलिए यह जो बराबर है इसके और यह बराबर इसके, तो इसलिए यह बराबर इसके हो जाएगा। अब इससे नहीं समझ आता इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको समीकरण 2 मान लीजिए और लिख दिए समीकरण 1 और 2 से। क्या? क्योंकि इसका लेफ्ट साइड इसके लेफ्ट साइड के बराबर है, इसमें तो राइट साइड में है, अरे राइट साइड में है तो इसके बराबर में लेफ्ट साइड में लिख देंगे, उसका राइट साइड में लिख देंगे, तभी समीकरण 1 और समीकरण 2 से हो जाएगा। अगर यदि ऐसा समझ जाते हैं तो उतना भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सी एफ बराबर हो गया बी एफ के और यहाँ बी एफ बराबर है पी एफ के, इसलिए सी एफ बराबर हो जाएगा पी एफ। इसका मतलब यह हुआ कि सी एफ बराबर हो गया पी एफ के, मतलब हाई दोनों भुजा आपस में हमने सिद्ध करके बराबर कर दिया। बबुआ थोड़ा बताइए, यदि यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो गया तो अब कहाँ लिखूं मैं? जब यह भुजा और यह भुजा आपस में बराबर हो गया ना तो देखिए आप उतार सकते हैं, इसको मिटा दूं ऊपर से, अरे मजबूरी है मिटाना पड़ेगा। अब आप समझ सकते हैं इसको, इसलिए मैं यहाँ पर एक स्टेप मिटाकर और लिख रहा हूं। अब देखिए सी एफ बराबर पी एफ, सी एफ बराबर पी एफ, यदि यह दोनों भुजा बराबर हो गया तो हम पीसी का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे? पीसी का। देखिए मैंने पीसी का मान निकालना चाहता हूं, तो पीसी का मान निकालने के लिए इन दोनों भुजाओं को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा सरकार? हो जाएगा। अगर पीसी का मान निकालेंगे तो इन दोनों भुजाओं को जोड़ दीजिए, सी एफ प्लस पी एफ। अरे पीसी देखिए ई पॉइंट से ई पॉइंट के बीच की दूरी अगर चाहिए तो दोनों और उसके बीच की दूरी आधा आधा में डिवाइड, दोनों को जोड़ देंगे तो नहीं हो जाएगा? वही काम किए हैं, पीसी की लंबाई ज्ञात करने के लिए सीएफ की लंबाई और पीएफ की लंबाई को जोड़ दिए हैं, सीएफ की लंबाई और पीएफ की लंबाई को क्या कर दिए? जोड़ दिए हैं। अरे बबुआ पीसी को वक्रता त्रिज्या आर कहते हैं तो इसके बदले आर लिखना दो। पीएफ को फोकस दूरी एफ बोलते हैं, कहने गए पीएफ को बोलते हैं एफ, लेकिन पीएफ और सीएफ आपस में बराबर होते हैं। सुनिए 5 + 5 = 10 लिख सकता हूं। 5 + 5 को 10 लाने के लिए 2 × 5 नहीं लिख सकता हूं, तभी तो 10 से न हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ समझ जाइए सीएफ और पीएफ आपस में बराबर हैं, इसलिए हमको पीएफ का मान चाहिए, तो इसलिए मैं यहाँ 2 पीएफ लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि सीएफ और पीएफ आपस में बराबर हैं। और यहाँ पर फिर से लिख सकता हूँ 2 अपने जगह पर, आप पीएफ को फोकस दूरी एफ से सूचित करते हैं, तो यहाँ हो गया जी। फिर एक लाइन हम मिटा देता हूँ। अब देखिए R = 2f, तो f का मान चाहिए तो f = R/2। इस समीकरण से मैंने निकाल दिया। फिर से इसको मिटा देता हूं, आप उतार लीजिए, मैं इसको मिटा देता हूं, आप समझ गए होंगे। जब f = R/2 तो R का मान अगर निकालूं तो R का मान 2f हो जाएगा। देखिए इससे हमको एक क्लू मिल गया। अरे वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी के बीच तो संबंध निकला ही। अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि बताइए फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो परिभाषा इस सूत्र बता सकते हैं। किसी भी गोली में वक्रता
वो फोकस दूरी कहते हैं। केवल सूत्र याद कीजिए, ऐसा याद कर सकते हैं इस फार्मूला को देखकर कि किसी भी गोलीय दर्पण में दो ही होता है, अवतल या